हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। आज का हमारा अध्याय है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं पर गति के बारे में भी विचार करेंगे और यह हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार निभाता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो प्लीज़ अंत तक देखें जिससे कि आपको समझ में आ सके कोई भी चीज़, क्योंकि आप पहले ही अगर उसके निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी। इस वजह से आप वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। आपने महसूस किया होगा या देखा होगा कि यदि किसी वस्तु को आसमान की तरफ ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह लौटकर पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरने लगती है। एक सीमित दूरी तक ऊपर जाती है, उसके बाद वह नीचे गिरने लगती है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और अन्य ग्रह भी सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा है पृथ्वी के चक्कर लगाता है चारों तरफ। तो यह चक्कर क्यों लगाता है? आपने कभी ये सोचा है कि ये एक ही वृत्ताकार पथ में क्यों चक्कर लगाते हैं सब? तो इन पर अवश्य कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा। अगर ऐसा है, अगर वो एक ही वृत्ताकार पथ पर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो कोई ना कोई जरूर ऐसा बल होगा जिसकी वजह से वो एक ही पथ पर गति कर रहे हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम यह समझा और इस बल की व्याख्या की तथा इस बल को उन्होंने आकर्षण बल का नाम दिया। तो जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। एक दिन सर न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे आराम से लेटे थे कि अचानक उनके ऊपर एक सेब पेड़ से टूटकर गिरा। तभी उन्होंने सोचा कि यह पेड़ से गिरने वाला सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार इस तथ्य के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और दुनिया के सामने गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया। यहाँ पर यह मेंशन किया हुआ है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उन पर एक सेब गिरा। सेब गिरा। तो सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? ये सब उन्होंने सोचा और आगे जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का बल निकल के आया, जो उसकी डेफिनेशन निकल के आई, डेफिनेशन हम लिखा देते हैं कि उन्होंने जो न्यूटन ने केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम थे उनसे प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या की और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुनिया के सारे पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक अभिकेंद्र बल से गति करता है, तो चंद्रमा को मिलने वाला अभिकेंद्र बल जो होता है वह पृथ्वी के आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। और पृथ्वी एक नियत गुरुत्व आकर्षण बल से सभी पिंडों को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। आइए और आगे जान लेते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन क्या होती है। अब जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल भाषा में कहें तो जो दो पिंड होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो दोनों पिंडों के बीच में
आकर्षण बल लगता है तो उन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 है और एक का m2। कितना है? m1 और दूसरे का है m2। m1 और m2। तो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? जो उन दोनों के बीच में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मैं ये कहूँ, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स जो लग रहा है वो इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 है। इन दोनों के जो द्रव्यमान है दोनों के, उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और दूसरी चीज क्या है? एक दूसरी कंडीशन और है, तथा उनके बीच की दूरी। मान लीजिए कोई कुछ ना कुछ तो दूरी होगी दोनों पिंडों के बीच में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दूरी दी हुई है, ये मान लीजिए एक पिंड है और ये एक दूसरा पिंड है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है, मान लीजिए हम r मान लेते हैं, r है। तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो जो f होगी वह इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है? फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? उसकी जो उन दोनों के बीच की दूरी। तो आइए इसके हम परिकलन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखा है, जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखा है, विश्व के प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, मान लीजिए यह एक पिंड है और यह दूसरा पिंड है। अब इसका हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसे me से डिनोट कर दें, मास ऑफ अर्थ। इसका मास ऑफ अर्थ हो गया। और दूसरे को हम m से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई दूसरा अन्य पिंड है और इसका मास हमने मान लिया m। अब जो इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ पर d से डिनोट किया हुआ है, हम r मान लेते हैं इसे। हमने क्या माना था? r। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो हम अपने जो हमारा जो डेफिनेशन है हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? जो बल लग रहा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये हो गया हमारा। और फिर उसने कहा कि F जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? इज प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि उसके दोनों के पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारा फोर्स निकल के क्या आएगा? फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए ये है और एक वो है द्रव्यमान वाला। तो अगर हम दोनों से एक ही निकालें, मान लीजिए F निकालें, केवल F निकालें, तो F हमारा क्या हो जाएगा? हमारा F हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। हमने वहां पर m1 को क्या माना है? me, क्योंकि मास ऑफ अर्थ है वो। ठीक है, क्या है वो? मास ऑफ अर्थ है। और re का स्क्वायर, यानी कि अर्थ की रेडियस हो गई ये, दोनों के बीच की दूरी re स्क्वायर। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हम जो प्रोपोर्शनल है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 me मान लो, me m बटे r²। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर g। यह क्या आ गया हमारे पास? नियतांक रख लिया हमने ये। तो नियतांक की वैल्यू भी आगे निकालेंगे। पहले अभी हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमने इसे क्या मान लिया? बराबर में रख के g मान लिया। इस प्रोपोर्शनल टू को हटा के g m अपॉन r²। तो यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यह एक सूत्र निकल के आता है, F बराबर g m इंटू m।
तो जहां पर जो पहला एम है, जो कैपिटल एम दर्शा रहा है, वह हमारा मास का अर्थ है, सॉरी मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। और जो स्मॉल एम दर्शाया गया है वह यहाँ पर दूसरे पिंड का द्रव्यमान दर्शाया गया है। और जो यहाँ पर डी है, जो हमने आर माना था, वह उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जहां जी एक अनुपातिक स्थिरांक है, क्या है? अनुपातिक स्थिरांक, और इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो आइए अब हम इस जी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू होती क्या है इसकी, किसकी? कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? चलिए आइए जान लेते हैं। सॉरी, आइए, तो हमारा जो ये सूत्र निकल के आया, अगर कैपिटल जी का निकालते हैं हम खाली केवल और केवल, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी स्क्वायर बराबर m1/m2, m1 इंटू m2। तो एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। 1781 से 1810 उन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी की वैल्यू पता की थी। तो जी के वर्तमान मान ने क्या माना उन्होंने? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और जो इसका मात्रक है वह मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जिसका मात्रक क्या है? जो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है, जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मान जो होता है कणों की प्रवृत्ति या फिर उसका द्रव्यमान, उनके माध्यम तथा समय एवं ताप पर निर्भर कभी नहीं करता। इसी कारण इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक का मतलब है इस पर किसी भी द्रव्यमान का, न माध्यम का, न समय का, और ना ही ताप का, बल्कि कणों की प्रकृति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उन पर कोई यह निर्भर करता है। तो जी के मान का अर्थ क्या है? तो जी के मान का अर्थ है कि ये 1 मीटर, मानो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो 1 किलो के पिंड के बीच की दूरी, बीच की दूरी नहीं, बीच उन दोनों के बीच 1 किलो के जो पिंड हैं उनके बीच 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर का आकर्षण बल लगा हुआ है। कितना बल लगा हुआ है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के पहले हम नियम के महत्व के जान लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको एक दो एग्जाम्पल बता दूंगा, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा दूंगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के जो हैं सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसका महत्व क्या है हमारी उसमें लाइफ में? तो यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पहला क्या है? पहला यह है कि यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। और दूसरा है, इसी बल के कारण चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। कौन सा बल है वो? जी का, कैपिटल जी बोलते हैं इसको। जो जी का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, इसे हम कैपिटल जी बोलते हैं। तो इसके कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। और जो सारे ग्रह हैं, जो भी हैं, पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति है, आपका यूरेनस है, नेपच्यून है, जो भी है, सैटर्न है, वह सब सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। वो भी इसी गति की वजह से करते हैं। और सबसे अहम है यह कि चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो उनका आकर्षण बल होता है, चंद्रमा का और सूर्य का, उसी के कारण ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होते हैं। आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। ज्वार भाटा क्या होता है वो अब आगे आएगा, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब पानी ऊपर की ओर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे की ओर हटता है या पीछे की ओर हटता है तो उसे भाटा कहा जाता है। सिंपल वे में आप अभी इतना समझ लीजिए, और डिटेल में इससे आगे जानेंगे जब ज्वार भाटा का टॉपिक आएगा।
तो हमने जान लिया। अभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ उन्होंने कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg है, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 6.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, यानी कि 7.4 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। कर लेते हैं, आइए। तो इसमें हमें पहले दिया क्या हुआ है वो लिख लेते हैं। तो हमें m1 दिया है, m2 दिया है, हमें रेडियस दी हुई है, कैपिटल जी हमें पता ही है कि क्या होता है। अब हमें f पूछा है, सिंपल। तो हम f निकाल देंगे अपने जो हमारा सूत्र है उसमें रख के। तो हमारा सूत्र क्या, अभी जो हमने सॉल्व किया कि f बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वेयर, यही है अपना सूत्र। तो इसमें हमारे इन जो वैल्यूज हैं, वैल्यू दी हुई हैं उनको रखते हैं। तो जो हमारा निकल के आएगा जो भी, हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो दर्शाया गया है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो मैंने m बोला था, तो मास ऑफ अर्थ होता है वो, तो इसलिए मैंने उसे m बोला था, यहाँ पर कैपिटल M मान लिया गया है। और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है 7.4 गुणा 10 की घात 22। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में निकाल दें, क्योंकि वहां पर उसको किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में हमेशा 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 को हम अगर इस किलोमीटर वाली वैल्यू को हम मीटर में निकालें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। और अभी हमने जो कैपिटल जी की वैल्यू है, जो हमारे हेनरी कैवेंडिश साहब थे, उन्होंने हमें यह बताया हुआ है कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये हर जगह नियत रहता है, इसे हम कुछ कर ही नहीं सकते, छेड़छाड़ इसे बदल ही नहीं सकते। तो अब जो हमारा सूत्र है उसमें हम इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर पुट करते हैं, हमारा जो ये यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है इसमें पुट कर दीजिए, मान लीजिए। तो पुट किया हमने, जो हमारा सूत्र है उसमें इन्होंने रखा, तो रखा कि 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ये तो जी की वैल्यू हो गई। उसमें गुणा कर दें हम किसका, जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है उसका मान क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 केजी। और उसके बाद भी हमें दूसरी एक और वैल्यू दी है जो चंद्रमा है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 7.4 गुणा 10 की घात 22 केजी। इन सब में अगर हम रेडियस का भाग दें, जो उन दोनों के बीच की दूरी है, जो हमने r माना था, या डिस्टेंस है, इन्होंने डिस्टेंस उसे बोला है d लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। अब इसका वहाँ पर हमारे जो सूत्र में स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इस सब को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, हमारा मान आएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन निकल के आएगा। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर है और यहाँ पर केवल ये मीटर रह गया या न्यूटन रह गया। तो बता देते हैं कैसे। अब अगर हम 6 पॉइंट, अभी हम पहले सॉल्व करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप डायरेक्टली बता देते हो, सॉल्व करके नहीं दिखाते। तो आज हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो 6.7 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.7 करेंगे तो 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 इंटू 6 इन 42, और हमारा कैरी चला गया 4। पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा लेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 6 या 36 और 4 कितना हो गया 40.2 हो गया। मल्टीप्लाई 7.4 और करना है इसमें अभी। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो आ जाएगा आपका 80.4 मल्टीप्लाई, अब 7 का करना है इसमें,
7 का, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 4 तो 28 और 7 × 2 हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 1814 2814। अगर हम वैल्यू पूरी निकालें तो 4 4 9 8 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास में 289.44। ऊपर वाला जो हमारा जो ऊपर का कैलकुलेशन है वह निकल के आया। केवल जो हमारा मान दिया हुआ अभी जो हमारे घातांक हैं उन्हें अब और सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो इनको हम एक साइड में लिख लेते हैं। जो कितनी वैल्यू निकल के आई 289.44 × अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर माइनस का 11 है और यहाँ पर प्लस का 24 है और प्लस का 22 है। जो 10 की पावर्स दी हुई हैं वो कुछ तो प्लस में है और कुछ नेगेटिव में है, तो प्लस प्लस वाले को क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स जुड़ जाती हैं और जो डिवाइड होता है उसमें माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो माइनस का दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका भाग लगा हुआ है, तो माइनस में इसीलिए लिखा हुआ है। तो 24 और 22 कितना हो गया हमारे पास 46, यानी कि 46 में से अगर हम -11 कर दें तो कितना रह जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 35, इतना रह गया। अब नीचे देखें कि 3.84 का हमें स्क्वायर करना है, तो 3.84 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, तो 4 चौक 16, यानी कि लगभग 15 के आसपास, लगभग 15 के आसपास। तो अगर हम 15 का भाग दें, 14 या 15 के आसपास जो भी आएगा हमारा, तो कितना निकल के आएगा। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका वर्ग निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये सब करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको भी बड़ा बोरिंग लगना लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लेता हूँ कि 2.02 बार कटा है, तो यहाँ पर इसका निकल के आएगा मेरे हिसाब से लगभग आपका 145 के आसपास में, यानी कि 14.552 इतना निकल के आएगा। और इसका स्क्वायर हुआ है तो जो पावर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बचा 16। अगर इसको हम काट रहे हैं इससे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 20 बार, 20 के आसपास में 0.2 गुणा 10 की पावर 20 न्यूटन, यानी कि आपका आंसर निकल के आया फाइनल 20.02 × 10⁻20 न्यूटन। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं इसके, और सवाल इसके परीक्षा में भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसका डेफिनेशन भी आती है लिखने के लिए, इसके सूत्र भी हमारा काम आता है, क्योंकि हमें इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री फॉल। पतन का मतलब होता है गिरना, पतन का मतलब होता है गिरना किसी चीज का। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर स्वतंत्र अवस्था में गिर रही हो, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर स्वतंत्र अवस्था में गिर रही हो, तो वस्तु की इस अवस्था को ही मुक्त पतन कहते हैं। सिंपल से सिंपल है यह, इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं बताता और ना ही है इससे सिंपल। तो ये समझ लीजिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर अपनी स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो वस्तु की इस स्वतंत्र अवस्था को ही मुक्त पतन कहते हैं। और इसी मुक्त पतन को, जो स्वतंत्र अवस्था है, इसको हम स्मॉल जी से नियत करते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से। तो मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। एक और यहाँ पर अभी हमने कैपिटल जी की वैल्यू जानी, अब हम जानेंगे जो गुरुत्वीय बल है, जो हमारा जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो बल होता है स्मॉल जी, तो वह कैसे काम करता है और उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। अभी हमने मुक्त पतन पढ़ लिया, मुक्त पतन की डेफिनेशन के हिसाब से ही हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है
कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? जी से। अभी मैंने बताया मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी की केंद्र की ओर गिर रही हो, तो जो वस्तु की जो अवस्था होती है वह होती है आपकी मुक्त पतन की अवस्था। और यहाँ पर यह बताया गया है कि वस्तुओं को अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित करती है, और जो पृथ्वी का यह आकर्षण बल होता है इसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, और इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। स्मॉल जी का मात्रक वही होता है जो कि आपके त्वरण का होता है। त्वरण का हमारा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम गति के दूसरे नियम के हिसाब से चले हैं, तो मान लीजिए जैसे कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी के सतह की ओर गिर रही है मान लीजिए, और पृथ्वी द्वारा उस पर लगने वाला बल F है, तो गुरुत्वीय त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। जो फोर्स काम कर रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय बल का जो परिणाम होगा, जो गुरुत्वीय बल का परिणाम होगा, तो जो वस्तु का द्रव्यमान है तथा गुरुत्वीय बल के त्वरण का बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा, यानी कि F बराबर mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर mg, जो हमारी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मास है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो जो फोर्स लग रहा है उस पर, वह उसके दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम यहाँ पर और भी आगे जान लेते हैं, और आगे क्या है। तो हमने लिखा अभी F बराबर mg, हमने लिखा F बराबर mg, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया हुआ है आपका, ये F बराबर mg दर्शाया हुआ है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे जो F का मान होता है वह क्या होता है। तो हम यहाँ पर अगर ये लिख लें कि वी नो दैट, क्या लिख लें? वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? कि हम जानते हैं कि F बराबर, हमें पहले से ही पता है कि कैपिटल G एम ई मास ऑफ अर्थ, और जो दूसरा m है किसी और वस्तु का, एम ई अपॉन आर स्क्वेयर। हमने यह निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, जो पीछे था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, उसको जो हमने निकाला था, तो वहाँ पर हमें पता चला था कि F बराबर तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें F की जगह पे, कहाँ पुट कर दें? F की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा? तो G क्या मिल जाएगा हमें? जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वेयर बराबर एम जी, हमें यही मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं। और ये दोनों आपस में बराबर में रखे हुए हैं, यानी कि बराबर हैं, तो m से m डिले हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी कोई दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और यहाँ पर भी जो कोई वस्तु है जो है वह भी, उसका द्रव्यमान भी m है, तो m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? जो हमें क्या निकालना है? स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? जी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर। ठीक है, तो वही हमारे पास यहाँ हमने निकाला है, इन्होंने भी यही दर्शाया है कि g बराबर क्या आ जाएगा? जी एम अपॉन डी। इन्होंने जो डिस्टेंस दर्शाया था हमने उसे r बता दिया है, बस फर्क इतना ही है, बस आपकी समझ में आना चाहिए। जो हमने किससे डिनोट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर दिखाया इन्होंने कि यह m से m यह डिले हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया? स्मॉल g की वैल्यू क्या निकल के आ गई? जी एम अपॉन डी स्क्वायर लिखा है इन्होंने, ये लो हमने लिख दिया, डी स्क्वायर हो गया। तो अब हम स्मॉल जी की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वह क्या निकल के आती है उसके बारे में जान लेते हैं। जब अभी आपने सबने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि जी की वैल्यू 9.8 होती है। क्या होती है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने यही सुनते आ रहे हैं। अब हमें उसे हमें निकली कैसे, हमें प्राप्त कैसे हुई वह वैल्यू, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कैसे हुई? जैसे हमारे पास यह सूत्र निकल के आया अभी कि जी बराबर
जो स्मॉल जी है, अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी अपॉन इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जी बराबर, अब हमें कैपिटल जी की वैल्यू पता है क्योंकि हमारे जो एनरी कैवेंडिश साहब हैं उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। कितनी होती है? -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होती है। और पृथ्वी का द्रव्यमान वह भी हमने पहले ही निकाल रखा है, उसका मान है 6 इंटू 10⁻24 kg। और क्या दिया हुआ है? जो यहाँ पर d दिया हुआ है, अब हमें d का तो पता नहीं, दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसीलिए मैंने आपको बार बार मैं यह r लिखवा रहा था या r ही लिखवा रहा था। क्यों लिखवा रहा था? क्योंकि r का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमें उसकी r की वैल्यू पता है। भाई अर्थ की r की वैल्यू कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, वो हमने पहले ही परिकलन किया हुआ है उसका, तो कितनी है? 6.4 इंटू 10⁻6। अब इसका कर दें हम स्क्वायर, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो लास्ट जो वैल्यू निकल के आएगी वह निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आएगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपको डी न लिखवा के आर लिखवा रहा था, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हमें डी नहीं पता है तो यहाँ पर डी की जगह हमने क्या रखा है? रेडियस ऑफ अर्थ रखा हुआ है। क्योंकि मान लीजिए वह वस्तु फ्री फॉल होने के बाद में जो गिर रही थी, उसके बाद में कहाँ आ गई? पृथ्वी की सतह पर आकर गिर गई। तो सतह पर ही रखी है, तो सतह पर रखी किसी वस्तु की जो दूरी होगी जो पृथ्वी के सेंटर से कितनी होगी, तो इसीलिए हमने डी को क्या मान लिया? आर मान लिया। और हमें ज़्यादातर या तो क्वेश्चन में डी की वैल्यू दी हुई होगी, अगर नहीं भी दी हुई है तो हम डायरेक्टली क्या अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, तो जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, उसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। बस आपको यह 3 वैल्यू जरूर याद रखनी है, 3-4 वैल्यूज हैं। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारा? 6.4 इंटू 10⁻6 सॉरी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है हमारा। और जो आपका द्रव्यमान होता है, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 इंटू 10⁻24 kg हमारा जो पृथ्वी का द्रव्यमान है। हमने कैपिटल जी की वैल्यू पहले निकाल दी, मतलब हमने नहीं निकाली, हेनरी कैवेंडिश साहब ने बता रखा है। कितना बताया है? उन्होंने परिकलन किया और बताया कि हमें 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। और यहाँ से इन सब वैल्यूज को पता करने के बाद जब हमें ये पता चल गया तो हमने स्मॉल जी जो है उसका वैल्यू निकाल ली। स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारे बहुत काम आने वाली है आगे, तो इसको जरूर याद रखना है। ये जो भी बताया गया है उन सबको जरूर याद रखना है। तो इससे आगे हम आगे और पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, क्योंकि ये अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर हम अगली वीडियो में फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट्स बोर होने लग जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ की कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्थान क्लासेस के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने वहाँ पर आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय।